राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित तीनों कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी है। इन विधेयकों का पूरे देश में विपक्ष और किसानों द्वारा भारी विरोध हो रहा है। खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के किसान इसे काला कानून बताकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। केंद्र की मोदी सरकार में सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल भी इस बिल के विरोध में लगातार मुखर रही। संसद में बिल का विरोध किया, फिर केंद्र में मंत्री रही हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं देखने से नाराज अकाली दल ने खुद को अब एनडीए से भी अलग कर लिया है। अकाली दल के अलावा कांग्रेस समेत कई अन्य दलों ने लगातार कृषि बिल का विरोध किया और राष्ट्रपति से गुजारिश की कि वो इस पर दस्तखत ना करे, लेकिन उनकी अपील काम नहीं आई। और अब कृषि बिल को राष्ट्रपति की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। तीनों कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। हालांकि लगातार किसानों की तरफ से विरोध देखने को मिल रहा है, कांग्रेस की तरफ से विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच अब राष्ट्रपति से भी इस कृषि विधेयक को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। तो आपको बता दें कि लगातार कृषि बिल को लेकर किसानों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है। लगातार किसान और विपक्ष इस मामले को लेकर जमकर विरोध कर रहा है, लेकिन अब तीनों कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, हरी झंडी दे दी है राष्ट्रपति ने। हालांकि लगातार कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति से अपील भी की जा रही थी कि वो बिल पर साइन न करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन तीनों कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी है। हालांकि लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी सरकार यही कह रही है कि ये किसान हितैषी है, लेकिन किसान ये कहते हुए कि ये उनके खिलाफ है और इसी को देखते हुए लगातार प्रदर्शन भी किया गया किसानों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। लगातार इस मुद्दे को लेकर किसान भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए और कांग्रेस पे विरोध करते हुए नजर आए, लेकिन इसी बीच अब राष्ट्रपति से भी कृषि बिल को हरी झंडी मिल गई है। तीनों विधेयकों को मंजूरी दे दी है राष्ट्रपति ने। और इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी हम आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी उन्नाव से। सीएम योगी का उन्नाव दौरा है आज। उन्नाव से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी उन्नाव पहुंचने वाले हैं आज। ये बड़ी खबर इस वक्त उन्नाव से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीएम योगी का उन्नाव दौरा है आज। इस वक्त की बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू कराएं। उन्नाव को कई योजनाओं की सौगात दे सकते हैं मुख्यमंत्री। सीएम पूरी हो चुकी योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। बांगरमऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा, कुलदीप सेनगर की सदस्यता रद्द होने से ये सीट खाली हुई थी और इसी पर उपचुनाव भी होना है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव आज जाने वाले हैं और वहां पर जाकर वो कई योजनाओं की सौगात भी उन्नाव वासियों को दे सकते हैं। सीएम पूरी हो चुकी कई योजनाओं का लोकार्पण भी आज करेंगे। बांगरमऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री का ये दौरा खुद में काफी अहम। कुलदीप सेनगर की सदस्यता रद्द होने से ये सीट खाली हुई थी और अब इस पर उपचुनाव भी होना है, लेकिन उससे पहले आज उन्नाव जाने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर कई सौगात भी वो दे सकते हैं। उन्नाव को कई योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा सकती है और जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं उनका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री आज कर सकते हैं। बांगरमऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। दरअसल कुलदीप सेनगर की सदस्यता रद्द होने से ये सीट खाली हुई थी जिस पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी अहम है। आज उन्नाव जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर कई योजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इको टूरिज्म पर एक डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी न केवल जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है, मेरा मानना है कि पर्यटन के लिहाज से भी ये बहुत संभावना है। यहाँ केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि इको टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में कई स्पॉट है जिन्हें इको टूरिज्म के लिए विकसित किया जा सकता है। पर्यटन न केवल हमें प्रकृति के करीब लाता है बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि गुरु गोरखनाथ की पावन भूमि गोरखपुर आने वाले समय इको टूरिज्म के क्षेत्र में देश के नक्शे में प्रमुखता से दिखने की ओर अग्रसर है। इस देश में उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है। वन विभाग गोरखपुर द्वारा बनाई गई ये मिनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन्हीं परियोजनाओं और इको टूरिज्म के क्षेत्र में गोरखपुर शहर के आगे बढ़ने का प्रतिबिंब है। रिपोर्ट एक देखिए। गुरु गोरक्षनाथ की पावन भूमि गोरखपुर आने वाले दिनों में इको टूरिज्म के क्षेत्र में देश के नक्शे पर दिखेगी। सीएम योगी ने इको टूरिज्म पर एक डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी न केवल जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है, मेरा मानना है कि पर्यटन के लिहाज से भी ये बेहद संभावना वाली जगह है। यहाँ केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि इको टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज गोरखपुर में वन विभाग के द्वारा इको टूरिज्म को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की गई है। अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जो इको टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप किए जा सकते हैं। गोरखपुर वन विभाग की तरफ से 8 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है जिसमें टूरिज्म के क्षेत्र में शहर के कई हिस्सों को दर्शाया गया है। फिल्म में गोरखपुर के कुसुम्भी जंगल, बुढ़िया माई स्थान, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, रामगढ़ झील, प्रगापुर ताल और लेहड़ा देवी मंदिर समेत प्रदेश सरकार की भविष्य की योजनाओं का भी जिक्र किया गया है। ये हमें प्रकृति के नजदीक तो ले ही जाता है, लेकिन रोजगार की भी ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाता है और इसीलिए इस बार का थीम भी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ जुड़ा गया है। मुझे विश्वास है कि आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर गोरखपुर और पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन की इन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से और इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से यहाँ पर आज गोरखपुर के वन विभाग के द्वारा जो ये डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की गई है एक सराहनीय पहल है। देश में उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। ये फिल्म वन विभाग गोरखपुर द्वारा किए जा रहे बेहतरीन काम को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। गोरखपुर से सुशील कुमार, इंडिया न्यूज। पर्यटन दिवस पर रविवार को सैलानियों को गंगा के घाटों का दीदार करने अलकनंदा क्रूज की शुरुआत हुई। अलकनंदा अपने तय समय शाम 5 बजे रविदास घाट से शुरू होकर 2 घंटे गंगा की लहरों पर तैरते हुए राजघाट और फिर वहां से वापस रविदास घाट पहुंचा। क्रूज पर सवार होने से पहले सैलानियों की थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क जैसी सुरक्षा के उपायों का पूरा ध्यान भी रखा गया। आइए देखते हैं क्रूज से काशी के घाटों के अद्भुत नजारा किस तरीके से दिखा। शिव के जटाओं से निकलने वाली माँ गंगा और माँ गंगा के तट पे बसा हुआ बनारस का ये 84 घाट। कहते हैं कि जीवन में भी 84 योनि होती हैं और इसी 84 योनि में मनुष्य अपने पूरे जीवन चक्र को, या यूं कहा जाए कि जन्म जन्मांतर के चक्र को पूरा करता है। एक लंबे अंतराल के बाद गंगा के लहरों पर चलने वाला अलकनंदा क्रूज आज से फिर शुरू हो रहा है। हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के सबसे पहले आपको एक बार क्रूज का अवलोकन कराएंगे, क्रूज को दिखाएंगे। शीशे को देख लीजिए, चाहे वो बाएं हो या फिर दाएं हो, मिरर बड़े बड़े लगे हुए हैं और ये ग्लास बड़े लगने की वजह सिर्फ ये है कि विजुअलिटी जो है, जो बैठ के सैलानी, ये जो दर्शक या जो भक्त गंगा के लहरों में चलते हैं, वो दीदार जो करें वो पूरी तरीके से करें। हम सामने की ओर एक बार आपको लिए चलते हैं। सामने भी कमोबेश पीछे की तरह दृश्य है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक बड़ा LED स्क्रीन लगा हुआ है और इस स्क्रीन की खासियत बताते चले यदि आपको, तो इस स्क्रीन पे बनारस की संस्कृति, बनारस की सभ्यता और वहाँ गुजरने वाले घाटों के विषय में लोग बताते हैं, या ये कहा जाए कि इस क्रूज प्रशासन की ओर से जानकारी दिया जाता है। आइए हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। सर, एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर से आप गंगा के लहरों में हैं, कितना खुशी, कितनी उतावलापन, या ये कह सकते हैं कितना एक्साइटमेंट? इतने लंबे अंतराल पे माँ गंगा की गोद में बैठना और शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करना अपने आप में अभूतपूर्व और अतुलनीय अनुभूति है। एक और लोगों से हम बात करते हैं। एक चीज़ बताइए, आप यंग हैं, निश्चित तौर पे बनारस की संस्कृति और बनारस की सभ्यता से आप रूबरू हैं। क्या फीलिंग है आज, क्या फीलिंग लेके आज यात्रा कर रहे हैं? देखिए, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा कि हम कई महीनों तक जकड़े रहेंगे। इस क्रूज़ के साथ बनारस की संस्कृति भी एक जुड़ गई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर यात्रा कर चुके हैं
और एक पहचान बन गई थी विगत 1-1.5 सालों में जब से इस क्रूज़ का संचालन हुआ। तो हमारे लिए एक दैनिक दिनचर्या हो गई थी। हमारे जितने भी दोस्त आते थे, जितने भी रिश्तेदार आते थे बनारस घूमने, देखने। एक लंबे समय के बाद आपको ये मौका मिलेगा फोटो खींचने का, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों के बाद पहली बार ये चल रहा है कोरोना के बाद से, तो हम सबको इंतज़ार है। बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोगों को घाट देखना और गंगा आरती भी बहुत दिनों के बाद पहली बार आप आ रही हैं, गई हैं आप? हाँ जी, कोरोना के बाद पहली बार है ये। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने यादों को ताज़ा करने के लिए, अपने यादों को बनाए रखने के लिए, दिल दिमाग में इस बात को, इस छवि को उकेरने के लिए निश्चित तौर पे लोग दोबारा यात्रा कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहे हैं कि निश्चित तौर पे जो भीड़ है वो प्रशासन की ओर से, इस क्रूज प्रशासन की ओर से इस बात का थोड़ा ताकीद किया गया था कि हम भीड़ कम लेके चले, लेकिन कुल मिला जुला के यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो गंगा के लहरों का चलने का, तैरने का, रहने का या कुछ क्षण बिताने का अनुभव है वो निश्चित तौर पे अद्भुत होता है। और इस अद्भुत नज़ारा के लिए लोगों को एक लंबा इंतजार था। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। शिव के विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर आगरा में पर्यटकों को पानी की बोतल और सैनिटाइजर देकर उनका सम्मान भी किया गया। इससे पहले पिछले वर्षों में आने वाले पर्यटकों का माला पहनाकर और टीका लगाकर स्वागत किया जाता था, लेकिन कोरोना के कारण इस वर्ष यह संभव नहीं हो पा रहा है। स्मारकों में प्रवेश ऑनलाइन टिकटिंग के जरिए ही मिल पा रहा है। ऐसे में कभी कभी सर्वर डाउन होने के कारण पर्यटकों को ज्यादा समय लग रहा है। पर्यटकों की सरकार से मांग है कि वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन टिकट भी उपलब्ध कराएं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं दूर दराज से आए पर्यटक ताजमहल देखकर बेहद खुश नजर आए। वो ताजमहल और उसके आसपास की गई साफ सफाई से प्रसन्न नजर आए। साथ ही कोरोना वायरस ताजमहल में किए गए इंतजामों की भी जमकर तारीफ की। मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान द्वारा शाही ईदगाह के कब्जे से 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक मांगने के मामले में दायर याचिका के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने गृह जनपद में जनता दरबार के माध्यम से जनता की समस्याएं सुनी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा देश वह तीर्थ स्थलों और आस्थाओं वाला देश है। अब आस्थाओं की बात होती है तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है। हमें इस मामले में भी न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा होना चाहिए। देखिए, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में है, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में है, बाबा विश्वनाथ काशी में विराजमान हैं और प्रयागराज हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, बड़े तीर्थ स्थल हमारे यहाँ हैं। तो ये आस्थाओं का देश है और आस्थाओं की जब बात होती है तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार भी होता है। लेकिन हम इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें विश्वास रखने वाले लोग हैं और हमें सर्वोच्च न्यायालय से ही न्याय मिला है। तो हम इस देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है इसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं। कुछ मौलाना है वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए था, देश की एकता अखंडता पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। ये देश आस्थाओं का देश है और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारी सरकार की बात है, तो हम लोग न्यायप्रिय हमारी सरकार है, न्यायप्रिय हमारी पार्टी है और हम सब लोग इस देश का जो हमारा कानून है इसमें विश्वास करने वाले लोग हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि तहसील की शिकायत, थाने की शिकायतें, उपकेंद्रों की शिकायतें, उन्हीं स्तर पर उनका समाधान हो। जिला स्तर पर शिकायतें नहीं आए, तहसील की, थाने की शिकायत जिला स्तर पर नहीं आए और जिले से शिकायतें लखनऊ तक ना पहुँचें। उसी के लिए लगातार हम लोग दौरे करते हैं, प्रवास करते हैं। उपकेंद्रों का दौरा मेरा हुआ, तहसील का दौरा मैंने किया, थानों का दौरा किया और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है उससे अधिकारियों को अवगत कराया, दिशा निर्देश भी जारी किए। थानों में जो क्षेत्र हैं वहाँ पेट्रोलिंग बढ़े, जो पिकेट हैं वहाँ पर अधिकारी स्वयं जाकर निरीक्षण करें। कई बार देखने में आता है कि वहाँ मौके पर सिपाही तैनात नहीं रहते हैं, लेकिन रोज़ नामचा में वो सिपाही दर्ज रहता है कि उसकी रवानगी उस नाके पर की गई है। तो तमाम तरह की शिकायतें थी, उसको लेकर मेरा दौरा रहा था। उसमें बहुत सारी शिकायतें भी मिली थी, तो संबंधित अधिकारियों को उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि वो हाथरस गैंगरेप मामले में भीम आर्मी समर्थकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने
अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात की। बता दें कि चंद्रशेखर को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने अलीगढ़ को आने वाले सभी रास्तों पर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात रही। बावजूद इसके भी आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती पीड़िता से मिलने के लिए पहुंच गए। हाथरस में गैंगरेप की शिकार युवती के साथ जानलेवा मारपीट और दबंगों की ओर लगातार धमकी दिए जाने की बात सामने आ रही है। इस बीच भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती पीड़िता से मुलाकात की है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।